वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में डीजी में। आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे। तो अव्यय होता क्या है? अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। तो क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। अव्यय और क्रिया विशेषण। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के मतानुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता पता चलती है। जैसे जब मैं भोजन करता हूं तब वह पढ़ने जाता है। इस वाक्य में जब और तब अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता। इसलिए हम निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। कालवाचक अव्यय, इनमें समय का बोध होता है। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी। तो उदाहरण के लिए देखिए, हम कुछ वाक्य देखते हैं। अब से ऐसी बात नहीं होगी, यहां पर क्या है? अब से। ऐसी बात सदा से होती रही है। वह कब आया मुझे पता नहीं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, स्थानवाचक अव्यय। इससे स्थान का बोध होता है। जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, यहां से, वहां से, इधर, उधर। तो इनके उदाहरण देखिए, वह यहां नहीं है, वह कहां जाएगा, वहां कोई नहीं है, जहां तुम हो वहां मैं हूं। तो यहां पर ये स्थानवाचक अव्यय है। तीसरा, दिशावाचक अव्यय। इससे दिशा का बोध होता है। जैसे इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने, बाएं, आर पार। इसी प्रकार चौथे प्रकार के अव्यय है स्थितिवाचक अव्यय, जिसमें पता चलता है नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर इत्यादि। तो कुल मिलाकर अगर हम अव्यय के भेद देखें तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। और चौथा, विस्मय आदि बोधक। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण ये क्या है। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सरल रूप से जानें तो ये क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, राम धीरे धीरे टहलता है। तो राम वहां
टहलता है, राम अभी टहलता है। ये तीनों वाक्यों में धीरे धीरे, वहां और अभी राम के टहलने की यानी राम के टहलने की क्रिया उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इनमें कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अगर राम की जगह वहां पर सीता ये होता तो सीता धीरे धीरे टहलती है। मतलब जो नीचे बीच में हमारे अव्यय आ रहे हैं धीरे धीरे, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वहां और अभी, अगर यहाँ पे सीता भी होती तो भी ये अव्यय वैसे ही रहते। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के प्रकार। पहला देखिए, प्रयोग के अनुसार इसके 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार ये दूसरा है जिसमें 3 भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा देखिए, अर्थ के अनुसार, परिमाणवाचक, दूसरा रीतिवाचक। अब प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के अगर हम भेद देखते हैं तो इसके 3 भेद हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहां गया। तो यहां पर जो साधारण क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा देखिए, संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं ही जीकर क्या करूंगी। यहां पर एक वाक्य एक उपवाक्य, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, 2 वाक्य हो गए। तो यहां पर संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग अवधारण यानी निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता हो उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। अब दूसरा देखते हैं कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर। दूसरा देखिए, यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहां तक, झट से, वहां पर। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं। अब पहला देखिए, संज्ञाओं की द्विरुक्ति से। जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आते हैं 2 भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। अब तीसरे प्रकार का देखिए, विशेषणों की द्विरुक्ति से। एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। चौथा देखिए, क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से, जैसे धीरे धीरे, जहां तहां, कब कब, कहां कहां। 2 क्रिया विशेषणों के मेल से। यहां पर देखिए, जहां तहां, जहां कहीं,
जब तब, जब कभी, कल परसों, आसपास इत्यादि। आगे देखिए, दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगाने से, जैसे कि कभी न कभी, कुछ न कुछ, इस प्रकार। सातवां देखिए, अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, जैसे पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़। आठवां प्रकार है संज्ञा और विशेषण के योग से, जैसे एक साथ, एक बार, दो बार। नौवां देखिए, अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, जैसे प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन्म। और 10वां देखिए, पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, जैसे विशेषकर, बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर इत्यादि। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो बिना रूपांतर के, यानी बिना रूप परिवर्तन के किसी विशेष स्थान में आ जाते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, वह दौड़कर चलते हैं। अब तीसरा देखते हैं, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 9 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा दिशावाचक क्रिया विशेषण। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छठा निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। सातवां अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। आठवां निषेधवाचक क्रिया विशेषण और 9वां कारणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, जो शब्द क्रिया के समय से संबद्ध विशेषता बताए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तुरंत चला गया, मैं वहां कभी कभी जाता हूं। तो इन दोनों वाक्यों में जो ये तुरंत और कभी कभी शब्द आया है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें चला गया, जाता हूं, इन क्रियाओं की समय संबंधी विशेषता बताते हैं। इसके अलावा अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द, जैसे अभी अभी, आजकल, परसों, प्रतिदिन, अब, जब, कब, तब, लगातार, बार बार, पहले, बाद में, निरंतर, नित्य, दोपहर, साय आदि। दूसरा देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान से संबद्ध विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे कृपया ऊपर चले जाइए, रोहित यहाँ नहीं रहता। तो दोनों वाक्यों में ऊपर और यहाँ ये शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि चले जाइए और रहता क्रियाओं की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे वहां, कहां, पास, दूर, अन्यत्र, आसपास आदि। तीसरा देखिए, दिशावाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषता बताए उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, मेरी ओर देखो, ये दिशा हो गई ओर, वह उधर मुड़ गया। तो इन दोनों वाक्यों में ओर और उधर दिशावाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वे क्रमशः देखो और मुड़ गया इन क्रियाओं की दिशा को बताते हैं। कुछ अन्य दिशावाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे इधर, जिधर, किधर, सामने और आदि। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा उससे संबद्ध कोई विशेषता बताए तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कम बोलता है, बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यहां पर कम और अधिक शब्द
परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है, जो बोलता और खाओगे क्रियाओं की परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे थोड़ा, पर्याप्त, जरा, खूब, अत्यंत, तनिक, बिल्कुल, केवल, सर्वथा, अल्प आदि। पांचवा देखिए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति क्या होती है? ढंग, यानी ढंग को बताए, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुनील मधुर बोलता है, हरिन तेज दौड़ता है। तो दोनों वाक्यों में मधुर और तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः बोलता और दौड़ता इन दोनों क्रियाओं के ढंग को बताते हैं। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। छठा है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा, वह निस्संदेह सफल होगा। तो दोनों वाक्यों में जो अवश्य और निस्संदेह है, ये क्रिया विशेषण यानी निश्चयवाचक का प्रतीक है, क्योंकि जाऊंगा और सफल होगा इन क्रियाओं के संबंध में निश्चय का बोध करा रहे हैं। कुछ अन्य निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हैं, अलबत्ता, जरूर, बेशक इत्यादि। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह शायद चला जाए, राम संभवतः ना पहुंच पाए। तो इन दोनों वाक्यों में जो शायद और संभवतः ये प्रयोग किया गया है, यह अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वे क्रमशः चला जाए और पहुंच पाए इन क्रियाओं में अनिश्चय का बोध करा रहे हैं। कुछ अन्य अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखिए, जैसे कदाचित, संभव है, मुमकिन है इत्यादि। आठवां निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करे, निषेध क्या होता है? मनाई, मना करना, उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां मत बैठो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो इन दोनों वाक्यों में जो मत और नहीं आया है, यह निषेधवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह बैठो और कहूंगा क्रियाओं के निषेध का बोध कराते हैं। इनमें कुछ अन्य निषेधवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे ना इत्यादि। नौवां है कारणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताए, उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दुर्बलता के कारण वह चल नहीं सकता, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए वह सो गया। तो इन दोनों वाक्यों में कारण और इसलिए ये जो है ना चल सकने और सोने का कारण बताते हैं। कुछ अन्य कारणवाचक क्रिया विशेषण देखिए, जैसे के मारे, अतः, अतएव, उद्देश्य से, किस लिए आदि। कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों का अंतर। पहला देखिए, अब और अभी। ये अब में वर्तमान समय का अनिश्चय है और अभी का अर्थ तुरंत से है। आप दोनों में अंतर देखिए। अब आप जा सकते हैं, अब आप क्या करेंगे। और अभी का देखिए, अभी अभी आया हूं, अभी 5 बजे हैं। दोनों में अंतर देखा आपने। इसी प्रकार तब और फिर। अंतर ये है कि तब जो है बीते हुए समय का बोध करा रहा है, और फिर जो है वो भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। जैसे तब का देखिए, तब उसने कहा, तब की बात कुछ और थी, ये बीते हुए समय की हो गई। अब फिर में देखिए, फिर आप भी क्या कहेंगे,
फिर ऐसा होगा। तो यहाँ पर तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ क्या है? दोबारा। केवल सदा उस शब्द के पहले आता है जिस पर जोर देना होता है, लेकिन मात्र ही उस शब्द के बाद आता है। तीसरा देखिए, कहां और कहीं, इन दोनों में अंतर समझिए। जो कहां है किसी निश्चित स्थान का बोधक है और कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक है। कभी कभी कहीं निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे कहां का देखिए, वह कहां गया, मैं कहां आ गया, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अब देखिए कहीं, वह कहीं भी जा सकता है। अन्य अर्थों में कहीं का प्रयोग होता है, जैसे पहला है बहुत अधिक, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। दूसरा देखिए, कदाचित कहीं बोध बाघ ना आ जाए, शेर ना आ जाए। तीसरा देखिए, विरोध में, राम की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहां भी कहीं का प्रयोग हुआ है ना, लेकिन एक अलग अर्थ में। इसी प्रकार न, नहीं और मत, ये जो तीन है, इन तीनों का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। अब न क्या है? न से साधारण निषेध का पता चलता है और नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है। न की अपेक्षा नहीं अधिक जोरदार है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। अब देखिए इनका प्रयोग न, इनके विभिन्न प्रयोग इस प्रकार है, जैसे क्या तुम ना आओगी, तुम ना करोगे तो वह कर देगा। ना तुम सोओगे ना वह, जाओ ना, रुक क्यों गए। पांचवा देखिए, ही और भी, बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। अंतर क्या है? ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त, इसको बताता है। जैसे इस काम को तुम भी कर सकते हो, ये बल दिया है भी, यह काम तुम ही कर सकते हो, है ना, यहां ही। इसके बाद देखिए, केवल और मात्र, ये दो का प्रयोग जब हम करते हैं तो जो केवल है अकेला का अर्थ और मात्र संपूर्णता का अर्थ देता है। जैसे आज हम केवल दूध पीकर रहेंगे, यह काम केवल वह ही कर सकता है। अब मात्र का देखिए, मुझे 5 रुपए मात्र मिले। अब सातवां देखिए, भला और अच्छा, इनमें अंतर देखते हैं। भला अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, पर कभी कभी संज्ञा के रूप में भी आ जाता है। जैसे भला का भला फल मिलता है। अब अच्छा का देखिए, अच्छा जो है स्वीकृति मूलक अव्यय है, यह कभी अवधारण के लिए और कभी विस्मय बोधक के लिए प्रयोग होता है। जैसे अच्छा का देखिए, अच्छा कल चला जाऊंगा, मान गया, स्वीकृति मूलक है। अच्छा आप आ गए, तो यहां पर जो है विस्मय बोधक के रूप में प्रयोग हुआ है। आठवां देखिए, प्रायः और बहुधा, दोनों का अर्थ है अधिकतर, किंतु प्रायः से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। जैसे बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे प्रायः। और बहुधा में देखिए, बच्चे बहुधा हठी होते हैं, तो यहाँ पर बहुधा जो है वो मात्रा बताता है। अगला देखिए, बाद और पीछे। बाद काल का और पीछे समय का सूचक होता है। जैसे वह 1 सप्ताह बाद आया, और पीछे का देखिए, वह पढ़ने में मुझसे पीछे है। संबंध बोधक अव्यय। अब हम ये दूसरे प्रकार के अव्यय देखते हैं, जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बताए, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि यह संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा।
जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। उदाहरण देखिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। मकान के पीछे गली है। अब ये तीनों वाक्यों में देखिए, ऊपर शब्द वृक्ष और पक्षी के संबंध को दिखा रहा है। दूसरे वाक्य में बिना शब्द धन और काम के संबंध को दिखा रहा है। और तीसरे वाक्य में देखिए, पीछे शब्द मकान और गली में संबंध दिखाता है। इसलिए ऊपर, बिना, पीछे ये शब्द कौन से हैं? संबंध बोधक हैं। तो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि संबंध बोधक शब्द को संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। संबंध बोधक के भेद। प्रयोग, अर्थ और व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्न भेद होते हैं। पहला है प्रयोग के अनुसार, जो दो प्रकार के हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। दूसरा है अर्थ के अनुसार, यानी कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। व्युत्पत्ति के अनुसार इसके दो हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के जो भेद हैं वो है, पहला संबद्ध संबंध बोधक। तो ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, जैसे धन के बिना, नर की नाई। दूसरा देखिए, अनुबद्ध संबंध बोधक। ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, यानी जिसमें विकार होता है, जैसे किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत आदि। दूसरा देखिए, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद, जिसमें पहला है कालवाचक, यानी आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर इत्यादि। दूसरा है स्थानवाचक, जैसे आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, समीप, नजदीक, यहां, बीच, परे, दूर इत्यादि। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद हैं। पहला देखिए, मूल संबंध बोधक, जैसे बिना, पर्यंत, पूर्वक इत्यादि। और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक, जो संज्ञा से पलटे, लेखे, अपेक्षा, मार्फत, और जैसे विशेषण से बन रहा है, तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा। और क्रिया विशेषण से है, देखिए ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परे, पीछे। और क्रिया से जैसे लिए, मारे, चलते, कर, जाने आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अनेक शब्द क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी हैं। प्रयोग में जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करे तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य के शेष शब्दों के साथ संबंध बताए तो संबंध बोधक है। अब देखिए वाक्य, जैसे आप पीछे चलिए। अब यहाँ पे चलिए, तो पीछे जो आया है वो क्रिया की विशेषता है। आप उसके पीछे चलिए, अब यहां पर संबंध बता रहा है, संबंध बोधक है। तीसरा देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे अव्यय हैं जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। सरल शब्दों में दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय माने जाते हैं, जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु इत्यादि। उदाहरण देखिए, आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और जो अव्यय है वो समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद
दो वाक्यों आंधी आई पानी वर्षा को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य यानी अगले वाक्य से जोड़ता है। इसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वो जितने भी ये वाक्य बताए हैं उनमें और शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरे में देखिए परंतु दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, इसलिए ये दोनों शब्द समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो है वो क्या है? जिन पदों या अवयवों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं। पहला है संयोजक, जो शब्द, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो शब्दों, पदबंधों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय को संयोजक कहते हैं। जैसे देखिए जो कि, तथा, एवं और आदि। उदाहरण के लिए मैंने उसका तथा उसके भाई का संदेश दे दिया था। सीता और गीता चली गई। अब दूसरा देखिए विभाजक, जो शब्द विभिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयोग हो उन्हें विभाजक कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक बातों में से किसी एक को स्वीकृति और दोनों की अस्वीकृति बताने वाले अव्यय को विभाजक कहते हैं। जैसे या, वा, अथवा, किंवा, कि, चाहे, न कि, नहीं तो, ताकि, मगर, तथापि, किंतु, लेकिन आदि। अब उदाहरण देखिए कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली। अब तीसरा देखते हैं विकल्प सूचक, जो शब्द विकल्प का ज्ञान कराए। विकल्प क्या? ऑप्शन। उन्हें विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। जैसे तो, न, अथवा, या आदि। उदाहरण देखिए मेरी किताब रमेश ने चुराई या राकेश ने। इस वाक्य में रमेश और राकेश के चुराने की क्रिया करने में विकल्प है। चौथा देखिए विरोध दर्शक, दो वाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट करके उन्हें जोड़ने वाले अथवा प्रथम वाक्य में कही गई बात का निषेध यानी मनाई दूसरे वाक्य में करने वाले अव्यय को विरोध दर्शक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, बल्कि। उदाहरण देखिए मोहन की बुद्धि तीव्र है किंतु वह आलसी है। मेरा मित्र इस गाड़ी से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। पांचवा देखिए परिणामवाचक दर्शक। प्रथम वाक्य का परिणाम या फल दूसरे वाक्य में बताने वाले अव्यय को परिणाम दर्शक कहते हैं। जैसे इसलिए, अतः, अतएव। अब उदाहरण देखिए वह बीमार था इसलिए पाठशाला नहीं गया, इसलिए आया यहाँ पर। वर्षा हो रही थी अतः मैं घर से नहीं निकला। इन वाक्यों में इसलिए और अतः अव्यय प्रथम वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताते हैं, अतः ये परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक है। दूसरा देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाएं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। सरल शब्दों में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं। पहला कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक और चौथा स्वरूपवाचक।
अब कारणवाचक देखिए, जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो, पता चले, उसे कारणवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं वहां नहीं आ सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। उद्देश्यवाचक, जिस अव्यय से एक वाक्य का उद्देश्य या फल दूसरे वाक्य द्वारा प्रकट हो, उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं वहां इसलिए गया था ताकि पुस्तक ले आऊं। राम इसलिए नहीं आया कि कहीं उसका अपमान ना हो। तीसरा देखिए, संकेतवाचक, जो अव्यय संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतित करे, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि और तो, यद्यपि और तथापि, जो, तो, चाहे, परंतु। अब उदाहरण देखती है, यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि और तो। यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया तथापि वे नहीं माने। अब चौथा देखते हैं, स्वरूपवाचक, जो अव्यय दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़े कि पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कृष्ण ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठीक किया जो यहां चला आया। यहां पर स्वरूपवाचक अव्यय है। चौथा देखिए, विस्मय आदि बोधक अव्यय, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, उल्लास, भय आदि भावों को प्रकट करे, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन अवयवों से हर्ष, शोक आदि भाव सूचित हो और उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। इन अविकारी शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है और इनका वाक्य की रचना से सीधा संबंध नहीं होता। इन शब्दों के बाद विशेष चिन्ह पूर्ण विराम के नीचे बिंदु लगाते हैं, जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं? जो हाय के बाद लगा है पूर्ण विराम के नीचे बिंदु, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। हैं? तुम क्या कर रहे हो? यहां हाय और हैं, इन दोनों में विस्मय आदि बोधक है। अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। इस वाक्य में अरे शब्द से भय प्रकट हो रहा है। विस्मय आदि बोधक अव्यय हैं जिनका अपने वाक्य या किसी पद से कोई संबंध नहीं। व्याकरण में विस्मय आदि बोधक अव्ययों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इनसे शब्दों या वाक्यों के निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। इनका प्रयोग मनोभावों को तीव्र रूप में प्रकट करने के लिए होता है। अब मैं क्या करूं? इस वाक्य के पहले अगर हाय जोड़ा जाए तो जाके हाय अब मैं क्या करूं। तो विस्मय आदि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला हो गया हर्ष बोधक, यानी जब हमें अपनी खुशी दिखानी है, आहा, वाह वाह, शाबाश। शोक बोधक, जैसे आहा, हाय, उफ। इसी प्रकार आश्चर्य बोधक देखिए, वाह, है, क्या, ओहो। क्रोध बोधक देखिए, जैसे हट, दूर हो, चुप। इसी प्रकार से स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छा। ये अगला देखिए संबोधन, जैसे अरे, अजी, लो, हे आदि। भय बोधक में देखिए अरे, बचाओ बचाओ आदि। निपात और उसके कार्य, यास्क के अनुसार निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये निपात कहे जाते हैं। अब निपात है क्या, ये हम तो ये जो है वो पाद का पूरण करने वाला होता है। अगर निपात की परिभाषा देखें तो निपातः पाद पूर्ण, कभी कभी अर्थ के अनुसार
प्रयुक्त होने से अनर्थक निपातों से अन्य सार्थक निपात भी होते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, मूलतः इसका प्रयोग अवयव के लिए ही होता है। जैसे अवयव में आकारगत अपरिवर्तनीयता होती है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही निपातों में भी होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य यानी अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। निपात के भेद। यास्क ने निपात के 3 भेद माने हैं। पहला है उपमार्थक निपात, जैसे इव, न, चित। इसी प्रकार दूसरा है कर्मोप संग्रहार्थक निपात, जैसे न, हा, व। इसी प्रकार तीसरा है पद पूर्णार्थक निपात, जैसे नूनम, खलु, ही, अथ। यद्यपि निपातों में सार्थकता नहीं होती, तथापि उन्हें सर्वथा निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता। निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। साधारणतः निपात अव्यय ही है। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं, जिनको वे बल प्रदान करते हैं। निपात के कार्य। निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे देखिए, क्या वह जा रहा है। दूसरा देखिए, अस्वीकृति वाला, जैसे मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा। विस्मय बोधक आदि, जैसे क्या अच्छी पुस्तक है। चौथा देखिए, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना, बच्चा भी जानता है। निपात के प्रकार। निपात के 9 प्रकार या वर्ग हैं। पहला स्वीकार्य निपात, जैसे हाँ, जी, जी हाँ। दूसरा है नकारात्मक निपात, जैसे नहीं, जी नहीं। तीसरा है निषेधात्मक निपात, जैसे मत। चौथा है प्रश्नबोधक, जैसे क्या, ना। पांचवा है विस्मय बोधक, जैसे क्या, काश, काश की। छठा देखिए बलदायक या सीमा बोधक निपात, जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। सातवां है तुलना बोधक निपात, जैसे सा, जैसे तुझ सा। आठवां देखिए अवधारण बोधक निपात, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। और 9वां है आदर बोधक निपात, जैसे जी। अव्यय का पद परिचय। इसमें अव्यय, अव्यय का भेद और उससे संबंध रखने वाला पद, इतनी बातें लिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, वह अभी आया है। इसमें अभी अव्यय है और इसका पदान्वय होगा अभी। अभी क्या है, कालवाचक अव्यय है। आना क्रिया का काल सूचित कर रहा है, अतः आना क्रिया का विशेषण है। उदाहरण देखिए, आहा आप आ गए, तो ये आहा है वो हर्षबोधक अव्यय है। पद परिचय के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। पहला है अच्छा लड़का कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता है। यहाँ पे जो अच्छा है वो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका विशेष्य लड़का है। अब जो ये लड़का है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है ना। इसी प्रकार कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। शांतिपूर्वक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बैठता है क्रिया का विशेषण है। और
बैठता है जो, वो अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, सामान्य वर्तमान काल पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, इसका कर्ता लड़का है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पद परिचय देंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन अपने भाई सोहन को छड़ी से मारता है। अब जो ये मोहन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन। फिर अपने, ये निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग एक वचन। ठीक है। भाई जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। सोहन कर्म का विशेषण है। अब सोहन को, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, भाई के अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो समानाधिकरण संज्ञा है। छड़ी से, ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन करण कारक। मारता है, ये सकर्मक क्रिया है, इसका कर्म भाई सोहन, सामान्य वर्तमान काल पुल्लिंग और कर्तृवाच्य में होकर इसका कर्ता मोहन है। तो इस प्रकार आपने जाना कि कैसे अव्यय का प्रयोग करना है, अव्यय के भेद कितने हैं, और आपको इतने विस्तार से बताया गया है कि इसमें से जो कुछ भी आप इसमें अब पहले जानेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो मैं मानती हूं कि आपसे कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूं। धन्यवाद।